Hi friends, wish you a very happy and prosperous new year. आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है आपका नववर्ष आपके लिए शुभ होगा और आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। सो टुडेज टॉपिक इज एज इज जस्ट ए नंबर। जी हाँ, उम्र सिर्फ एक नंबर है। इसका इन्वेस्टमेंट से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य सिंपल सा है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई एज नहीं होती। Let us discuss how we can invest at any stage. ये शख्स कौन है? एक ही नज़र में इन्वेस्टर्स पहचान जाएंगे। वॉरेन बुफे, जिनकी एज 90 इयर्स की है और जिनका की नेटवर्थ 86 यूएस बिलियन डॉलर से ऊपर है। जानते हैं इन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट कब किया था? सिर्फ 11 साल के थे तब। He made an investment at the first investment at the age of 11 along with his sister. और आज भी ये 90 साल की एज पे लगातार इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एंड ही इज द फोर्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और इनके साथी चार्ल्स मुंगेर, जो कि 97 इयर्स के हैं एंड स्टिल गोइंग स्ट्रांग और आज भी ये बर्कशायर के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ही इज द वाइस चेयरमैन of this company. Coming to another known name, अशोक सूता, जिन्होंने कि 15 साल में विप्रो की हिस्ट्री बदल दी थी और 250 टाइम्स ग्रोथ हुई थी 1984 से 1999 के बीच में व्हेन ही वाज हेडिंग विप्रो। और तब इन्होंने, आज ये 78 इयर्स के हैं और आज से 21 साल पहले यानी कि लगभग 59 इयर्स की एज में इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की थी, माइंड ट्री टेक्नोलॉजीज, विच हैज गिवन माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स। और 2011 में फिर व्हेन ही वाज 69 इयर्स ही एस्टैब्लिश्ड ए कंपनी कॉल्ड हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, जिसका कि अभी हाल में 2020 के लास्ट क्वार्टर में आईपीओ आया था और आईपीओ ने ही अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये तो हो गए स्टालवर्ड्स। मैं आपको एक कॉमन मैन का एग्जांपल देता हूं, जिन्होंने अभी हमारे स्मार्ट वीआरसी के 21st एनिवर्सरी के वेबिनार्स में लाइव आए थे। मिस्टर संधू, he is one of the client of smart VRC since last 21 years. And you know what is special about him? He started investing at the age of 63 after retirement and today he is 83 years old. और मैं पब्लिकली शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने पब्लिकली शेयर किया था। ही हैज अ रीजनेबली वेरी गुड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स which he started investing just 20 years back at the age of 63 years. So looking back, it's never late. अगर हमने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट्स एज ए सीनियर सिटीजन शुरू नहीं किए हैं तो हम शुरू कर सकते हैं। और एज ए यंग पर्सन, जेन जेड जनरेशन, अगर हमने अपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किए हैं तो वो भी शुरू कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। गोल्ड है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, पीपीएफ एंड अदर डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट्स और शेयर्स। और हम पिछले कई वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर्स का रिटर्न इज बेस्ट अमंग दीज। विल बी डिस्कसिंग टुडे ऑल्सो। तो थंब रूल, अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का क्या होना चाहिए, एक वेरी सिंपल थंब रूल है, 100 माइनस योर एज। अगर आप आज 20-22 साल के हैं तो आपका लगभग 80% सीधा सीधा शेयर्स में जाना चाहिए। और अगर आप 60 साल के हैं, एक सीनियर सिटीजन है, तो यू कैन सेफली इन्वेस्ट 40% प्रोवाइडेड द फंड्स आर सरप्लस। एक ये क्वेश्चन मैं बार बार बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि सीनियर सिटीजन्स को सिर्फ सरप्लस फंड्स ही इन्वेस्ट करने चाहिए। और
अब ये फॉर्मूला चूंकि लॉन्गेविटी बढ़ी है, ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। 110 माइनस एज, यानी अगर हम 60 साल के हैं तो हम 50% सेफली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बैलेंस आपके ऊपर है, डेट फंड्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, जहां भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हो। तो आज तो हम बात करने वाले हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की एट एवरी एज। तो जेन जेड जो कि 94 95 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है, और मिलेनियल्स जिन्होंने 1984 से 1995 के बीच में जन्म लिया है, जिनको मिलेनियल्स कहा जाता है कॉमन पार्लेंस में, और जेन जेड जो 95 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है, उनके लिए तो एक सिंपल सा सिद्धांत है, उनकी एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, आइदर थ्रू देयर सैलरी और थ्रू देयर बिजनेस और वॉट एवर प्रोफेशन दे आर परसुइंग। तो उनके लिए एक सिंपल थंब रूल है कि लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस पे खर्च बाद में करना है, पहले एसेंशियल एक्सपेंसेस जो कि लगभग 50% होता है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, उस पर खर्च कीजिए, एक टैप बंद कर दीजिए 20% का सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। कहाँ करना है बाद में सोचते हैं, लेकिन 20% एवरी मंथ यू हैव टू कंपल्सरी सेव, अगर आपको अपने फ्यूचर गोल्स मीट करने हैं। बाकी जो भी बचा आपके पास 30%, 20%, 25%, वो लाइफ स्टाइल पे आप खर्च कीजिए, लेकिन फर्स्ट इन्वेस्ट, देन ओनली स्पेंड ऑन द लाइफ स्टाइल, एंड यू विल रिमेंबर दिस एडवाइस years when you will have a reasonably good kitty in your hand. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एक अगर 22 साल का व्यक्ति करता है, से सपोज उसकी इनकम है 50,000 रुपए और 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता है, 38 साल के लिए करता है, तो सिंपल बीएसई सेंसेक्स के जो रिटर्न्स मिले हैं 14% के, उसके हिसाब से रिटायरमेंट के दिन उसके पास 17.1 करोड़ होंगे। Just a disciplined investment of 10,000 per month will fetch him or her 17.1 crores on the day of retirement if he starts investing for long term today. Similarly, if we come to the senior citizens, they can also safely invest for a longer period. Now, just for a very quick comparison, जो हम 10,000 रुपए पर मंथ सेव करते हैं, टोटल किटी हम सेव करते हैं 45,60,000 की, जो कि अगर हम एफडी में 6% का अगर रिटर्न ले लें तो 1.75 करोड़ की इक्विटी बनेगी 60 साल में, यानी कि 38 साल बाद। और अगर यही हम बीएसई सेंसेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि 14% का रिटर्न दिया है, ये मान के चलते हुए कि यही रिटर्न हमको आगे भी मिलेगा, 17 करोड़ 17.1 करोड़ टू बी वेरी स्पेसिफिक किटी मिलती है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन एफडीज और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। नाउ अगर सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, एक व्यक्ति रिटायर होता है 60 साल की एज में, उसका ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सपोज मोटा मोटा मान के चलते हैं कि टोटल 2 करोड़ का उसका एसेट है, 40% उसके रिटायरमेंट फंड से उसको मिला है, यानी कि 80 लाख के लगभग, 30% यानी कि 60 लाख के लगभग उसका ऑलरेडी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। हालांकि वो 60 साल का है तो 40% का इन्वेस्टमेंट कर सकता था, लेकिन हम मानते हैं कि उसका 60 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10% उसके एफडी में है, 10% उसके रियल एस्टेट में है, 10% गोल्ड में है, ये मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑलरेडी हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है। तो उसके लिए क्या आपने कभी इस नजर से देखा है कि आपका आज खर्चा कितना है और आने वाले दिनों में खर्चा कितना होगा? हम नॉर्मली ये देखते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट किटी आ गई, हमने अगर बैंक में भी डाल दिया तो सेफली 50-60 हज़ार रुपए, 70,000 रुपए पर मंथ आते रहेंगे, हमारा खर्च चल रहा है। लेकिन आज से 10 साल बाद क्या होगा? यदि आपका 1 साल का, 1 महीने का खर्चा आज 1 लाख रुपए है, तो सिंपल 4% के इन्फ्लेशन से, जो कि पिछले साल 5% रहा है, 6% भी रहता है, 7% भी रहता है, मोटा मोटा 4% मान लेते हैं, तो 10 साल बाद उसी खर्चे को पूरा करने के लिए आपको 1,48,000 की जरूरत होगी। 25 साल बाद 2,66,000 की जरूरत होगी। 30 साल बाद 3,25,000 की जरूरत होगी। और अगर आप 95 ईयर्स के होते हैं, आजकल 80-85 तो एक कॉमन एज हो गई है, लॉन्गेविटी हर एक की रहती है,
तो आपको ये कैलकुलेशंस करनी है कि जो आज आपकी किटी है, जो आपका आज एसेट एलोकेशन है वेरियस एसेट्स में, उससे आपको जो रिटर्न मिलते हैं सिर्फ आज का नहीं, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद भी आपका खर्चा आराम से चलता रहेगा। तो उस के लिए आपको आज क्या करना है? हाउ कैन यू इन्वेस्ट टुडे फॉर योर सेफ फ्यूचर टुमारो? आज प्रेजेंट रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है? इन्फ्लेशन लगभग 5% है। गोल्ड ने पिछले साल अगर दिसंबर 19 से दिसंबर 20 तक देखें, एक माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स दिए हैं 41,000 से 52,000 के आसपास, तो 26% रिटर्न डेफिनेटली दिए हैं गोल्ड ने। लेकिन एफडी के रिटर्न्स जो कि 6-6.5% रहते थे, ऑन एन एवरेज हम 6% मान के चल रहे हैं, हालांकि आज ये रेट गिर के 5.4% आ गया है। पीपीएफ जो 8, 8.5-9% होता था, आज गिर के 7.1, एवरेज हम मान के चल रहे हैं 7.5। और अगर सेंसेक्स लेते हैं तो पिछले एक साल का रिटर्न 17% रहा है, और अगर 9 महीने का रहते हैं तो माइंड बॉगलिंग रहा है, 26,000 से लगभग 48,000 के आसपास। 80% से ऊपर का रिटर्न रहा है पिछले 9 महीनों में। तो वो मार्केट गिरा था 41,000 से 26,000, 26,000 से वापस बढ़ के मार्केट आ गया है लगभग 48,000 के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में तो ये हाल है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो स्टॉक्स आर दी ओनली ऑप्शन। अगर पिछले 40 साल के रिटर्न देख लें, इन्फ्लेशन लगभग 7%, 6.76 टू बी वेरी स्पेसिफिक, गोल्ड 7.9, एफडी 8.93, PPF 9.74 and Sensex 13.73. So the best option is the stocks. अगर आज भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास सरप्लस फंड्स हैं और आप फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो स्टॉक्स इज द ओनली ऑप्शन। So what should be the investment strategy for senior citizens like us? सबसे पहले तो जैसे हमने डिस्कस किया, हमको अपना मंथली एक्सपेंडिचर एसेस करना है, आज क्या है, और 4% का इन्फ्लेशन लेते हुए फ्यूचर में 10 साल बाद, अभी हमने एक टेबल डिस्कस की थी, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 15 साल बाद क्या हो जाएगा, 20 साल बाद क्या हो जाएगा। तो कम से कम 25 साल की प्लानिंग करके चलनी है, ताकि आप कभी भी हैंड टू माउथ न रहें और अपना सर्व हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। तो फ्यूचर गोल्स और लायबिलिटीज, आज अनफॉर्चुनेटली अधिकतर हम जब रिटायर होते हैं तो हमारे बच्चों की शादियां नहीं होती हैं। बच्चे आजकल लेट शादी कर रहे हैं, 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में। तो डेफिनेटली 1 या 2 बच्चों की शादी बैलेंस होगी, या कोई लायबिलिटीज हैं आपकी जो कि आपको रिपे करनी है, उनको भी डिटरमिन करिए। अपनी रिस्क प्रोफाइल को डिटरमिन कर लिए कि क्या बिना रिस्क लिए आप सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन को रिव्यू करिए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, और सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी फर्स्ट, रिटर्न्स नेक्स्ट। वी आर ए सीनियर सिटीजन, हमें अपने सेफ्टी को पहले इंश्योर करना है, अपने फ्यूचर को पहले प्रोटेक्ट करना है। अगर फ्यूचर प्रोटेक्ट हो गया, हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं, गो एंड इन्वेस्ट एंड एंजॉय द लाइफ, बट फर्स्ट प्रोटेक्ट द फ्यूचर। So very important is that we repay all the loans, plan for all the liabilities and future goals, और रेगुलर कैश इनफ्लोज को एसेस कर लें कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं एफडीज में या गोल्ड में या रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में अगेन आई विल रिपीट, जिस घर में आप रह रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिससे रेंटल इनकम आ रही है या एप्रिसिएशन आएगा जब आप बेचेंगे, वो आप डेफिनेटली उसको एक इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। सिमिलरली गोल्ड में जो आपने ऑर्नामेंट्स अपनी वाइफ के लिए लिए हुए हैं, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट इन हैप्पीनेस इंडेक्स। वो उससे आपको कभी रिटर्न की एक्सपेक्ट मत करिएगा। यदि हाँ, आपने कुछ गोल्ड बॉन्ड्स में, कुछ फिजिकल गोल्ड में इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया हो जिसको कि जब एप्रिसिएशन हो आप बेचेंगे, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। ऑर्नामेंट्स इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज अ हैप्पीनेस इंडेक्स, मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स। उससे आपको कोई रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है। आप कोई एग्जाम्पल देख लीजिए, इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस आदमी गोल्ड को प्लेज करता है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट एक सिचुएशन होती है कि कभी भी अनहोनी पूछ के नहीं आती।
इस साल तो रादर लास्ट ईयर 2020 में कोविड जैसी अनहोनी हुई जिसकी कभी की कल्पना भी नहीं की थी। और अगर हम इस कोई भी अनहोनी की प्लान करते हैं तो हमारे पास 6 महीने का लिक्विड कैश अवेलेबल होना चाहिए। लिक्विड कैश का मतलब मेरा यह है हैंडी कैश, बैंक में हो, सेविंग्स में हो, एमओडीज में हो। सेविंग्स में भी उसको आइडल मत रहने दीजिए। सेविंग्स में 3-3.5% 3 मिलेगा। अगर एक सिंपल एमओडी में रखते हैं एसबीआई की तो भी 5.4% आपको मिलता है। तो 2-2.5% वहां भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो सेफली ऐसे ही बैंक में इन्वेस्ट करिए जहां ऑटोमेटिकली आपके फंड्स एमओडी में कन्वर्ट हो जाए। तो 6 महीने का फंड्स आप पहले बचा के रखिए। और फिर हमने सबने रिटायरमेंट पे सीनियर सिटीजन स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स वय वृद्ध योजना, POMIS पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है उसमें इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे 15 लाख, 15 लाख, 9 लाख मैक्सिमम की लिमिट्स के। हम लोग थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। अगर एक PPF अकाउंट आपका चल रहा है, मैच्योरिटी अभी नहीं हुई है तो उसको आगे चलने दीजिए। जब तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं करिए। जो भी सरप्लस फंड्स हैं, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इक्विटी में तभी इन्वेस्ट करिए जब आपके पास फंड्स सरप्लस हैं। और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपको फ्यूचर सेव करने के लिए। थोड़ा बहुत रिस्क डेफिनेटली आपको उठाना पड़ेगा, बट नॉट विद द फंड्स विच यू रिक्वायर फॉर योर फ्यूचर गोल्स और नियर फ्यूचर। जो कि आपको 5-7 साल बाद, 10 साल बाद फंड्स की जरूरत है, उसको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करिए और वो इक्विटी में करिए। अगर आप नए हैं तो म्यूचुअल फंड्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आज म्यूचुअल फंड्स भी हजारों में हैं और उसमें इतने कैटेगराइजेशन है। कोई आईटी सेक्टर को डील करता है, कोई फार्मा को डील करता है, कोई मिड कैप को डील करता है, कोई बैलेंस्ड कैप को डील करता है, कोई लार्ज कैप को डील करता है, कि वो एक स्टॉक चुनने से भी डिफिकल्ट टास्क बन गया है। तो अगर आप इतना टाइम म्यूचुअल फंड्स में ही स्पेंड करते हैं पिक करने में, तो क्यों ना स्टॉक में स्पेंड करें। डायरेक्ट आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्टॉक्स इफ यू कैन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी आज आप रिटायर हुए, आपके पास रिटायरमेंट फंड आया, आपको लगा 20 लाख आपके पास सरप्लस फंड है, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन वन गो। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है मार्केट लोएस्ट पे भी हो, लेकिन वी नेवर नो कि लो कहाँ है जब तक कि वो बन नहीं जाता। हाईएस्ट पे भी हो तब भी हमें हाईएस्ट नहीं मालूम पड़ता जबकि वो बन नहीं जाता। तो इन इंस्टॉलमेंट्स, ऑल छोटी 4 इंस्टॉलमेंट्स में, 5 इंस्टॉलमेंट्स में, 6 इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे इन्वेस्ट करते जाइए। आपको जो उसका एडवांटेज मिलेगा विल बी कंसिडरेबली बेटर। और डेफिनेटली गुड आईपीओस में तो इन्वेस्ट करते रहिए। पिछले साल आईपीओस ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आईपीओ आप सिलेक्ट प्रॉपरली करें। 2 लाख की लिमिट होती है एक रिटेल इन्वेस्टर की, पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन में लगा के। अगर आपके फैमिली के 2 अकाउंट हैं, 4 अकाउंट हैं, 5 अकाउंट हैं, उसमें 15-15 हज़ार करके लगाइए, क्योंकि आपको एक लॉट से ज़्यादा मिलने का नहीं है। एक चांस है कि आपको बर्गर किंग जैसा, हैप्पीएस्ट माइंड जैसा आपको एक अलॉटमेंट हो जाए, तो आपको 15,000 में भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स का रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आईपीओ को मत मिस करिए, गुड आईपीओस। और अगर डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लो बीटा ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करिए। लो बीटा से मतलब यह है जो कि मार्केट से जिनका मूवमेंट, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था बीटा फैक्टर को, बीटा वैल्यू को, जिनका कि अगर बीटा वैल्यू यूनिटी है तो मार्केट के साथ उनका जो मूवमेंट है ऊपर और नीचे का टैली करता है। अगर लो बीटा है तो उतने नहीं बढ़ते, उतने नहीं गिरते। तो दे आर कंसिडर्ड टू बी सेफर स्टॉक्स। लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करिए या सेलेक्ट मिड कैप्स में, बट प्रॉपरली रिसर्च करके। और सिंगल स्टॉक वेटेज आप उसको 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। और सेक्टर वेटेज 25% से, अगर से सपोज आज बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो ये नहीं हो कि आप पूरा का पूरा बैंकिंग और फार्मा में डाल दें। 25% से ज़्यादा कोशिश करिए कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में ना रहे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन से, बैलेंसिंग से आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी पोर्टफोलियो एडवाइज़र की ज़रूरत है तो एक अच्छा पोर्टफोलियो एडवाइज़र जरूर ढूंढिए। पिछले वीडियो को आप जाके आप देख सकते हैं जहां हमने डिस्कस किया है कि पोर्टफोलियो एडवाइज़र को कैसे सेलेक्ट करना है। बट इफ़ यू आर केपेबल ऑफ
picking up good stocks yourself, nothing can be better than that. Your confidence in yourself will give you better returns. एक छोटा छोटा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें आप 15 लाख मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो 5 साल के लिए मैक्सिमम होता है और 3 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। आज इसका रिटर्न सिर्फ 7.4% है, जो कि पहले 8.6% था। तो इंटरेस्ट रेट्स ग्रेजुअली नीचे आते जा रहे हैं। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर वय वृद्धि योजना, इसका भी रिटर्न 7.4% है। पॉलिसी टर्म इसकी 10 ईयर्स की है और मैक्सिमम पेंशन अगर आप 15 लाख रुपए इसमें डालते हैं, जो कि लिमिट है, उसमें 9,250 रुपये मिलेगी। अगेन मैंने जस्ट 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था, तो मुझे 10,000 रुपये पर मंथ मिलती थी। तो आज इसके भी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न्स हैं 7.4% पे आ चुके हैं। और अगर पीओ की जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9 लाख एक जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम डाल सकते हैं और इसमें इंटरेस्ट रेट 6.6% है। कुछ कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स, कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो टाइम पे आपको इंटरेस्ट देती हैं, टाइम पे आपका ओरिजिनल अमाउंट लौट के आता है, उसमें आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक डिपॉजिट्स में आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एसेट एलोकेशन। अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो मेरी राय ये रहेगी, ऑलवेज गो इन फॉर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। फिजिकल गोल्ड खरीदने का कोई मतलब नहीं होता। गोल्ड ETF एक ऑप्शन था, उससे बेहतर ऑप्शन आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है। कंपैरिजन आपके लिए अवेलेबल है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें जो होता है कि गारंटेड मार्केट वैल्यू हमको मिलती है और ओवर एंड अबव दैट 2.5% ऑफ माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर मैं 10 लाख का मिलता हूं तो उस पर 2.5%, जब भी मैं मैच्योर होता है, इसकी मैच्योरिटी 8 साल के लिए है, वो हमको एक्स्ट्रा वापस मिलेगा, जो भी उस समय गोल्ड की वैल्यू है उसके अलावा। तो आज के की टेकअवेज क्या है? एज इज जस्ट ए नंबर, वन शुड स्टार्ट डेफिनेटली अर्ली। अगर हम लेट हो गए हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ होनी चाहिए। यू शुड बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉट ए ट्रेडर। रोज रोज के रेट्स नहीं देखने हैं। और जेन जेड और मिलेनियल्स के लिए एडवाइस ये है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि पहले इन्वेस्ट करिए अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस के बाद। एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम शुड गो टूवर्ड्स योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म। और आप याद रखेंगे आने वाले सालों में इस वीडियो को, इस एडवाइस को, जब आपके पास एक हैंडसम किट अवेलेबल रहेगी। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को अगेन डेफिनेटली आप जो प्लानिंग कर रहे हैं 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की, उसकी प्लानिंग के बाद आपके पास सरप्लस फंड्स हैं, डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। एन इन्वेस्टर शुड एम टू मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। हमको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने हैं और उस ऑप्शन में करने हैं जो को हमके डिसेंट रिटर्न्स देगा और हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के अनुरूप होगा। और इसके लिए अगर हमें जरूरत है किसी एडवाइजर की तो डेफिनेटली लेनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स, Robert Allen has to say, how many millionaires do you know who have become wealthy by investing in savings accounts? I rest my case. Now what Charles Munger has to say, it takes character to sit with all that cash and to do nothing. कुछ भी नहीं करिए, कैश रखिए। I did get top where I am by going after mediocre अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसको यूटिलाइज करिए, इन्वेस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। विशिंग यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।